हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण माहुलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। काम की और ज़रूरी इस वीडियो में कई खबरें हैं आपके लिए दिन भर की, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे। बताइए, क्या आप चाहते हैं देश में एक साथ लॉकडाउन लग जाए फिर से, और अगर लग जाए तो कितने समय का? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। बढ़ते हैं कोरोना वायरस के अपडेट्स की ओर। बीते दिन 3,93,000 नए केसेस हमें देखने को मिले। इसके पहले 4 लाख के ऊपर गए थे मामले, जो कि दुनिया में आज तक किसी भी देश में 24 घंटों के मामलों में सबसे ज़्यादा थे। डेथ्स की बात करें, पिछले 24 घंटों में 3,690 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और वैक्सीनेशन की बात करें तो तीसरे चरण की वैक्सीनेशन में मात्र 85,000 लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज लिया है। केवल और केवल 6 राज्यों में इस समय वैक्सीनेशन हो रही है, और 17 राज्यों में जहां पर वैक्सीनेशन कल से शुरू हो जाना चाहिए था, वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। तो रिजल्ट्स ज़्यादातर स्टेट्स के इलेक्शन के आ चुके हैं, आइए ध्यान दें। वेस्ट बंगाल में 294 में से 285 सीटों की काउंट हुई है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, जिसमें से 202 सीट AITC पार्टी को मिली है, बीजेपी को 78 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट, AMB पार्टी को 0 और AIFB पार्टी को 0 सीट। 148 सीट चाहिए मेजॉरिटी के लिए। ममता बनर्जी की क्लियर जीत यहां पर दिखती है। बात करें तमिलनाडु की दोस्तों, तो 234 सीट में से 223 सीट की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें से DMK को मिले हैं 119 सीट, AIADMK को मिले हैं 82 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 13 सीट, और PMK को मिले हैं 6 सीट, और बीजेपी को मिले हैं 4 सीट। आसाम के 126 सीट में से 120 सीट की काउंट हुई है, जिसमें से 56 सीट बीजेपी ने हासिल किए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 29 सीट, AIUDF ने 12 सीट, AGP ने 11 सीट और BPF ने 2 सीट। केरला में 71 सीट मेजॉरिटी के लिए चाहिए था। 56 सीट CPI ने हासिल किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हासिल किए 25 सीट, CPI ने 18, IUML ने 13, KEC ने 5 सीट। सारी पार्टियों के मेहनत का जवाब जनता ने दे दिया है। हालांकि जश्न नहीं मनाया जा सकता, इलेक्शन कमीशन ने आगाह किया है पहले से। CBSE ने वो बेसिस अनाउंस कर दिया है जिस बेसिस पे क्लास 10 के बच्चे प्रमोट होंगे, बोर्ड एग्जाम्स में कैसे पास होंगे, ये हमको पता चल गया है। आइए आपको बताते हैं कैसे। 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से 20 नंबर इंटरनल एग्जाम से आएंगे, जो कि स्कूल अपने से कंडक्ट करवाएंगे। 80 नंबर बचे तो उसमें पूरे साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे बच्चे को प्रमोट किया जाएगा। अब 80 नंबर में क्या काउंट होगा? 10 नंबर का असेसमेंट टेस्ट जो होता है वीकली, 30 नंबर का जो हाफ ईयरली का टेस्ट हुआ था, और 40 नंबर का जो प्री बोर्ड का टेस्ट हुआ था स्कूल में, वो काउंट किया जाएगा। 80 नंबर ये, और 20 नंबर का जो स्कूल की ओर से प्रैक्टिकल या असाइनमेंट वर्क के लिए जाता है, इंटरनल मार्क्स का, वो काउंट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेयरपर्सन में इस मीटिंग को आयोजित किया था CBSE ने, और फाइनली ये फैसला निकल के आया है। आप बच्चे इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। मुझको तो लगता है बच्चों के लिए, बच्चों के हित में सबसे ज़्यादा अच्छा फैसला यही है। स्कूल से 8 लोगों की कमेटी बनेगी, प्रिंसिपल को इंक्लूड करते हुए, और वो इन सब रिजल्ट्स को CBSE को भेजेंगे, और इसी बेसिस पे प्रमोशन क्राइटेरिया रखा गया। झांसी में एक क्रेशर यूनिट को तब्दील कर दिया गया है ऑक्सीजन प्लांट में। थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज को इंक्लूड करते हुए शुगर मिल्स को कन्वर्ट किया जा सकता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। CM योगी आदित्यनाथ का ध्यान आजकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में है। 682 टन इस समय प्रदेश को मिल रहा है, जामनगर से, बरजोरा से, रौकेला से और दुर्गापुर से। CM योगी आदित्यनाथ ने IIT कानपुर और कुछ इंस्टीट्यूट्स को कॉन्टैक्ट किया है और कहा है कि जल्दी से जल्दी आप तैयार कीजिए। अभी एग्जिस्टिंग जो यूनिट्स लगे हैं अलग अलग फील्ड में, कैसे उनको तब्दील किया जाए ऑक्सीजन प्लांट्स में, और मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन को बनाया जा सके। इन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए हैं, जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और कॉलेजेस हैं मेडिकल लाइन के, उन सब में एक छोटा ऑक्सीजन यूनिट प्लांट लगाना कंपलसरी होगा आने वाले 6 महीने के अंदर। तो उस पर भी काम शुरू कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। CM योगी आदित्यनाथ को बधाइयाँ इस कदम के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन कमीशन ने एप्पल कंपनी को जारी किया है एक नोटिस। कहा है आपके ऊपर लगेगा $27 बिलियन का जुर्माना। $27 बिलियन मतलब आप समझे लगभग 2 ट्रिलियन रुपीस, और मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। 2 ट्रिलियन रुपीस केवल और केवल जुर्माना लगेगा एप्पल के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो 30% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे अपने ग्राहकों को iTunes पे म्यूजिक के लिए, और उनके जो टैक्स स्लैब्स थे वो सही बैठ नहीं रहे थे। यूरोपियन कमीशन ने इस बात का जुर्माना उनके ऊपर लगाया। अभी 23 बिलियन का लगा है, आने वाले समय में वो $27 बिलियन कर दिया जाएगा। पर एप्पल को किस बात की चिंता? 1000 बिलियन तक का इनका टर्नओवर है दोस्तों। मोदी जी और पैसों की बात की तो GST को कैसे भूल सकते हैं। GST ने इस बार कलेक्शन में एक नया स्पाइक रिकॉर्ड बनाया है।
अप्रैल 2021 में पहली बार 1,41,000 करोड़ रुपए का जीएसटी वसूला गया है और ये कलेक्शन आज तक का सबसे ज़्यादा कलेक्शन माना जा रहा है। कोविड के इस सेकेंड वेव में जहां पर सारे बिजनेस ठप हो रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा जीएसटी का कलेक्शन रहने योग्य बात है। अगर यही लॉकडाउन लगा होता तो शायद 10-20 हज़ार करोड़ रुपए ही जमा हुए होते। इस जीएसटी में सीजीएसटी का शेयर 28,000 करोड़ रुपए का है, एसजीएसटी का शेयर 36,000 करोड़ रुपए का है, आईजीएसटी का शेयर 68,000 करोड़ रुपए का है और सेस का शेयर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का है। व्यापारी भाग लेते दिख रहे हैं जीएसटी के इस कार्यक्रम में। और मेन बात, जीएसटी में जितनी लापरवाही की जा रही थी, जितनी चोरी की जा रही थी, फेक बिलिंग और इनवॉइसेस बनाए जा रहे थे, जीएसटी चुराया जा रहा था, उसके ऊपर सरकार की बड़ी नज़र है। और पिछले 3 महीने में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का जो घपला जीएसटी के नाम पे हो रहा था, उस पर रुकावट हुई है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी काफ़ी समय तक फ़ोन पे बात किए कल की डेट में, और इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच, एयरबेस हो या बॉर्डर के बीच में हो, माल की सप्लाई रेगुलर बनी रहेगी तो हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का जो कोप छाया हुआ है, इसका कुछ कम दर्द या कम असर होगा। यहीं जो बाकी कंट्रीज़ बैन कर रही हैं फ़्लाइट्स को और सभी ट्रैवल को रोक दे रही हैं, तो चीज़ें आने जाने में दिक्कत हो रही है। कोई अगर बाहर ही रह रहा है व्यक्ति, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर अपने परिवार को भेज रहा है, वो नहीं आ पा रहा। तो अपने फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना गवर्नमेंट से ये मांग की, जो कि वो मानते हैं, और खुद उधर से रिक्वेस्ट आया था कि हम आपसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को सिंपैथी देने के लिए। वो सोचते हैं कोविड एक कॉमन एनिमी है मैनकाइंड। कोविड शील्ड वैक्सीन बना रही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला देश छोड़कर भाग चुके हैं। ये कहना उतना ठीक नहीं है, पर फिर भी देश को छोड़ जा चुके हैं यूके में, और यूके में सभी फ्लाइट्स बैन हो गई हैं इंडिया के लिए, तो अब वो वहीं रहेंगे। उनका कहना है कि 2 मेन कारण की वजह से हम हिंदुस्तान से बाहर गए हैं और वापस नहीं आएंगे। पहला कि वो यूके में भी नई वैक्सीन बनाने की प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहते हैं, वहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं और वहाँ से वैक्सीन भेजेंगे हिंदुस्तान में। और दूसरा ये कि इंडिया के कुछ बहुत पावरफुल और बड़े लोग उनको फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं कि वैक्सीन हमारे पास पहले भेजो, हमारे पास पहले भेजो। उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स का नाम लिया, कुछ बड़े बिजनेस टाइकून्स का नाम लिया, सोशल लीडर्स का नाम लिया टाइम मैगजीन को इंटरव्यू देते वक्त। हालांकि उनके नाम अभी रिवील नहीं हुए हैं, पर अदर पूनावाल कहते हैं मैं काफ़ी डर गया हूँ, सहमा हूँ, क्योंकि वो मुझको धमकी दे रहे हैं। ये कहना भी ठीक नहीं है, उनकी टोन से धमकी से आगे का भय आता है। इसी वजह से हम हिंदुस्तान वापस नहीं जाएंगे, यहीं सारा काम मैनेज करेंगे। मुझको ये नहीं समझ में आता है कि केंद्र सरकार क्यों मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं ध्यान दे रही है। जब वैक्सीन का सभी फॉर्मूला हमें पता ही चल गया है, तो मदद करनी चाहिए सीरम इंस्टीट्यूट की या भारत बायोटेक की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ेगा दोस्तों, तब तक सभी वैक्सीन्स प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंच पाएंगी, डोसेस नहीं लग पाएंगे। बस आज की वीडियो में इतनी जानकारी। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अवश्य शेयर कीजिए, कमेंट करके क्वेश्चन ऑफ द डे का जवाब जरूर दीजिएगा। अभी के लिए शुरू में इतनी जानकारी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।